नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट्स में। और जैसा कि आप जानते हो, मैं यूपी स्पेशल का पेपर नंबर 5 करा रहा हूँ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, ये भी आपको पता है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, ये GS 5 का ही लास्ट ईयर में आया हुआ 2023 में पेपर है, वो क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर का। और जो मैं टॉपिक वाइज ही करा रहा हूँ, इंटरनल सिक्योरिटी उस समय ख़त्म कराया था। उसके बाद मैंने यूपी का समाज एवं सामाजिक मुद्दे लिया था, जिसके सब टॉपिक में मैंने यूपी में स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय मुद्दे करा दिया, यूपी में शिक्षा प्रणाली करा दिया, यूपी में गैर सरकारी संगठन के मुद्दे और योगदान प्रभाव करा दिया। अब जो टॉपिक हम उठा रहे हैं वो उठाएंगे ग्रामीण, शहरी और आदिवासी मुद्दे, सामाजिक संरचना, त्योहार, मेले, संगीत, लोक नृत्य, साहित्य, भाषा, बोलियाँ, यूपी के सामाजिक रीति रिवाज। इससे संबंधित 6 से 7 क्वेश्चन लगभग कंप्लीट कराएंगे, जिसमें कि हमारा पूरा सिलेबस कवर हो जाए। बाकी छूटेगा तो उसको एक क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में ना भी करूँगा तो मैं उसे अलग से करा दूंगा, जैसे कि मैंने लास्ट में आपको NGO वाले में कराया था, है ना। तो ये क्वेश्चन देखिए आप क्या कह रहा है। ग्रामीण उत्तर प्रदेश में जाति पदानुक्रम तथा शक्ति संरचना किस प्रकार संसाधनों तथा अवसरों तक पहुंच को प्रभावित करती है? क्या करती है? पहुंच को प्रभावित करती है। इसकी करनी है विवेचना हमको, ठीक है। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं शक्तिमान सीरीज में कि ये जो पीछे वर्ड होते हैं, क्वेश्चन को डिकोड करना हमें आना चाहिए। देखो अब आप घटना चक्र में इस क्वेश्चन को देखना, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, तो GS 5 के पेपर में घटना चक्र में ये आपको मिल जाएगा सीधा सीधा। तो जैसे कि मैं बताया था कि विवेचना करने का मतलब होता है डिस्कस करना, और डिस्कस करने का मतलब पक्ष और विपक्ष के साथ आप चलोगे और आपका आंसर तर्क के साथ प्रस्तुत होगा। दोनों पक्ष बताने होंगे। और जब हम कहते हैं कि मैंने शक्तिमान सीरीज में आपको बताया था क्वेश्चन डिकोड कैसे करना होता है, तो आपको देखना होता है कि इसका संदर्भ पॉइंट क्या है। तो संदर्भ आपका पॉइंट जो है वो है ग्रामीण उत्तर प्रदेश। फोकस पॉइंट आपका इसमें क्या है? फोकस पॉइंट है जाति पदानुक्रम तथा शक्ति संरचना, एक पॉइंट। दूसरा संसाधनों तथा अवसर तक पहुंच। ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, ये फोकस पॉइंट है जिस पे आपको डिटेल में लिखना है, ठीक। और फिर देखते हैं हम कि क्वेश्चन मार्क जो होता है वो किधर निर्देश दे रहा है। विवेचना करनी है आपको, इसमें पक्ष विपक्ष का ध्यान रखना होगा, ठीक। और जो पक्ष विपक्ष पे जब आप बात करोगे तो तर्क सहित हो वो, है ना, आपके तर्क भी हों। ये तो यही निर्देश देता है शब्द। अब आप क्वेश्चन को कैसे आंसर लिखोगे? चलिए आंसर देख लेते हैं फिर। अब आखिर है तो ये ग्रामीण उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट को याद रखना है आपको। जाति व्यवस्था भारतीय समाज की एक अनूठी विशेषता है, ठीक। इसलिए ग्रामीण उत्तर प्रदेश में जाति पदानुक्रम तथा शक्ति संरचना का गहन विश्लेषण आवश्यक है। कर लेंगे फिर गहन विश्लेषण आवश्यक है तो, क्योंकि यह प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक विकास को प्रभावित करने के साथ संसाधनों तथा अवसरों तक पहुंच को प्रभावित करता है। ये तो आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, काफ़ी लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन हो गया है, शॉर्ट में होना चाहिए था। तो शॉर्ट में आप ये कर सकते हो कि उत्तर प्रदेश की ग्रामीण की जाति व्यवस्था प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक विकास को प्रभावित करने के साथ संसाधनों तथा अवसरों तक पहुंच को प्रभावित करती है। यहाँ से इतना उठा सकते थे। चलो आगे बढ़ते हैं कि और अब बॉडी पार्ट करेंगे इसका ABC फॉर्मेट के हिसाब से। हम देखते हैं, ये आप देखिए इस तरीके से हमने इसको ड्रॉ किया। उत्तर प्रदेश में जाति पदानुक्रम की संरचना देखिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और दलित, ये आपको पदानुक्रम मिलेगा। जैसे कहते हैं कि वर्ग में ही जाति है और जाति में ही वर्ग हैं। तो इनके काम क्या है? काम के अनुसार अब प्राचीन काल में आप देखते हैं कि जन्म के आधार पर जाति होती थी या फिर काम के आधार पर जाति होती थी। तो पहले काम के आधार पर होते थे लोग, फिर उसके बाद वही काम चलता गया तो वंशानुगत हो गया, फिर जाति जन्म आधारित हो गई। अब इनके काम कैसे होते हैं इस मैप में हमने दिखा दिया कि पुजारी एकेडमिक वर्ग हैं, क्षत्रिय बड़े जमींदार, वैश्य किसान व्यापारी व्यवसायी,
शूद्र श्रमिक, छोटे किसान, दलित जो है सफाई कर्मचारी, कृषि श्रमिक, इस टाइप से इनके काम बटे होते हैं। और ऊपर हमने ये दिखाया है इसमें कि आपका शक्ति संरचना इस तरीके से होती है कि नीचे से ऊपर की तरफ शक्ति बढ़ती जाती है, कम नहीं होती। यहाँ शक्ति कम मिलेगी, यहाँ ज़्यादा, और यहाँ ज़्यादा और ज़्यादा। शक्ति का मतलब पावर स्ट्रक्चर, सामाजिक संसाधनों पर, अवसरों पर। क्वेश्चन तो यहाँ से आपको अटैच करना है ना। चलिए अब देख लेते हैं जाति पदानुक्रम क्या कह रहा है। ग्रामीण उत्तर प्रदेश में जाति पदानुक्रम वर्णों की व्यवस्था पर आधारित है जो प्राचीन भारत से चली आ रही है। ठीक, अब देख लेते हैं। बॉडी पार्ट लिखना है हमको। उच्च जातियाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय जैसी उच्च जातियाँ आती हैं इसमें। ब्राह्मण पहले स्थान पर आते हैं इस जाति अनुक्रम में। इस वर्ग के लोग सामान्यतः अधिक बुद्धिमान और जानकार माने जाते हैं। अभी मैं इनके संसाधनों और अवसरों तक नहीं पहुंच रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि कौन कौन से वर्ग हैं जातियों के। मध्यम जाति देख लो आप, यादव, कुर्मी आदि जातियां प्रभावी रूप से सामाजिक व राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर रही हैं, अब कर तो रही हैं। बड़े किसान होते हैं, ये व्यापारी होते हैं। ठीक, अब निम्न जातियाँ, दलित तथा अन्य पिछड़ी जातियाँ आती हैं निम्न जातियों में। तो ये हो गया। अब आ जाएगा आपका दूसरा जो फोकस पॉइंट, उसके साथ ही था शक्ति संरचना, कि कैसे जो जातियों का पदानुक्रम ग्रामीण उत्तर प्रदेश में बना हुआ है, उस जातियों के पदानुक्रम के अनुसार उनकी पावर स्ट्रक्चर क्या है। तो देखिए पावर स्ट्रक्चर को किस तरीके से बताया गया है। राजनीतिक शक्ति, सामाजिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, कैसे इन पे प्रभुत्व है बड़ी जातियों का, उच्च जातियों का राजनीतिक दबदबा। निम्न व पिछड़ी जातियों की राजनीतिक शक्ति बढ़ रही है लेकिन उतनी नहीं है। आर्थिक शक्ति, भूमि और अन्य संसाधनों पर अधिकार उच्च जातियों का है, जैसे क्षत्रिय बड़े जमींदार मिलेंगे आपको। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक, डॉक्टर, ग्राम प्रधान सामान्यतः उच्च जाति से होते हैं, ये आर्थिक शक्ति। सामाजिक शक्ति, उच्च व मध्यम जातियाँ सामाजिक व्यवस्था पर अपनी पकड़ बनाए रखी हैं आज भी, और निम्न जातियाँ उत्पीड़न का सामना करती हैं। देख पा रहे हो ना आप शक्ति संरचना किस तरीके से काम कर रही है। जाति पदानुक्रम के साथ शक्ति संरचना इस तरीके से दिखती है ग्रामीण उत्तर प्रदेश की। क्वेश्चन है हमारा उसी तरफ हमको मोड़ रखना है। इस प्रकार उपयुक्त जाति पदानुक्रम तथा शक्ति संरचना निम्न प्रकार संसाधनों और अवसरों तक पहुंच को प्रभावित करती है। किस प्रकार करती है कि शिक्षा और रोजगार के मामले में बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसर उच्च जातियों को अधिक है। और वहीं आप देखोगे दलित और पिछड़ी जातियों में साक्षरता दर कम है। दलितों में आप देखो तो 60% के करीब है साक्षरता दर, वहीं राष्ट्रीय औसत है 74% का। ठीक है ना। और इसको और अच्छे से अगर आपको समझना हो तो अभी जातिगत जनगणना बिहार में जब हुई थी तो आपने उसमें आंकड़े देखे थे कैसे कितनी प्रॉपर्टी किसके हाथ में है, कितने गरीबी रेखा के नीचे हैं SC ST OBC। तो शिक्षा और रोजगार के अवसर, अब संसाधनों और अवसरों की पूछ रहे थे ना कैसे प्रभाव पड़ता है। तो देखिए भूमि के अधिकार, उच्च जातियों के लोग ज़्यादा भूमि के मालिक होते हैं और निम्न जाति के पास कम भूमि होती है, या फिर होती नहीं है, या फिर भूमिहीन मजदूर होते हैं वो। ठीक। तीसरा राजनीतिक प्रभाव। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई कर्मचारी, दैनिक मजदूर तथा छोटे सीमांत किसान होते हैं। राजनीतिक प्रभाव देखिए, पावर पॉलिटिक्स उच्च जातियों के चारों ओर घूमती है। अब ये चारों ओर घुमाते हुए आप दिखा सकते हो ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, ये 3 वर्ड हैं जिनके आसपास पावर पॉलिटिक्स घूमती है। आप इसको ऐसे भी शो कर सकते थे, एक पॉइंट पे यहाँ रख लेते तीनों को और दिखा देते पावर पॉलिटिक्स को घुमाते हुए, है ना। ग्रामीण क्षेत्रों में यादव समुदाय के लोगों का पर्याप्त दबदबा है। अब तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या भाई, उत्तर प्रदेश में तो लोकसभा के इलेक्शन में भी यादव जी को दबदबा है। अखिलेश यादव 37 सीट, सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में बन के निकले। चलिए आगे, सामाजिक सेवाओं में देख लीजिए आप। और सामाजिक सेवा, आप अगर गांव से बिलोंग करते हो, गांव की स्ट्रक्चर देखिए कि कैसे जातियां अलग अलग टुकड़ों में बटी होती हैं। उनकी जो बस्तियां होती हैं कि हरिजन अलग होंगे और जो दलित जातियां होंगी उनकी बस्तियां अलग होंगी, है ना। राजपूत होंगे तो वो अलग होंगे, पंडित होंगे तो वो अलग होंगे, इस तरीके से। अब वहाँ जो उपलब्ध सेवाएं होती हैं उसमें भी डिफरेंस कभी कभी हो जाता है। स्वास्थ्य, पानी और बिजली, सड़क की सुविधा भी ग्रामीण यूपी में जाति पदानुक्रम से प्रभावित होती है कि नहीं।
जितने संपन्न लोग रहेंगे वहाँ सुख सुविधाओं की ज़्यादा आसानी हो जाती है पहुँचाना, और जो दबे कुचले पिछड़े लोग होते हैं उनकी कोई पूछ रखता नहीं है, तो वो उनके साथ या उन तक जो है सामाजिक सेवाएं उतनी नहीं पहुंचती, तो वो भी प्रभावित रहता है। इस प्रकार आप जो है कंप्लीट कर सकते हो क्वेश्चन कंक्लूजन के साथ, ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जाति पदानुक्रम और शक्ति संरचना संसाधनों और अवसरों तक पहुंच को गहराई से प्रभावित करते हैं। सशक्तिकरण और समावेशी नीतियों के माध्यम से ग्रामीण यूपी की सामाजिक व्यवस्था में सुधार हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जा रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन जब मैंने डिकोड करके बताया था आपको, इसमें पक्ष विपक्ष का आप ध्यान रखें, है ना, और तर्कों के साथ बताएं। विवेचना करना तो यही कहता है, और हमने ये आंसर इस तरीके से लिखा है, एक डायग्राम बना दिया, क्योंकि इसमें मैप बनाने की कोई गुंजाइश थी नहीं। जहाँ गुंजाइश रहती है वहाँ बनाओ, फालतू का इधर उधर से डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें और आप कैसे डाल सकते थे? जब आप विवेचना कर रहे थे, पक्ष और विपक्ष की कर रहे थे ना, तो आपने एक तरफ तो बता दिया कि जातिगत पदानुक्रम और पावर स्ट्रक्चर की वजह से कैसे संसाधनों और अवसरों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये बताया आपने, है ना। लेकिन जिनको कम मिलता है, जैसे हमने बता दिया कि उच्च जातियों का उसमें प्रभुत्व रहा है संसाधनों और अवसरों तक पहुंच में, तो अगर निम्न जातियों का प्रभुत्व नहीं रहा तो उनको समावेशी विकास में सामाजिक न्याय के तौर पर सरकार क्या प्रयास कर रही है, क्या उसे डाल सकते थे हम? जातिगत पदानुक्रम शक्ति संरचना, सरकार के क्या प्रयास रहे ऐसे कि इनको भी समावेशी विकास और उन अवसरों को और उन संसाधनों तक पहुंच को देना किसका काम था? गवर्नमेंट का। तो क्या काम किया उन्होंने? आप देखते हो, रिजर्वेशन दिया गया, है ना, शिक्षा में, रोजगार में, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में भी आरक्षण दिया गया अनुसूचित जातियों को, है ना, सीटों में। तो शिक्षा में मिला, रोजगार में मिला, इवन इलेक्शन में मिला। लेकिन हम बात कर रहे हैं कहाँ पर? ग्रामीण उत्तर प्रदेश की। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो इलेक्शन होते हैं ग्राम पंचायत के, उनमें आरक्षण मिलता है कि नहीं मिलता? मनरेगा है, पीडीएस है, अरे राशन पानी वाला, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये सब प्रयास थे, क्या इनको हम ऐड कर सकते थे क्वेश्चन में? लेकिन अब देखो, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। मेरा दूसरा तरीका आप देख सकते हो कि ये ज़्यादा बेस्ट है, और ये आपको बताना है कि ये दूसरा वाला तरीका ज़्यादा बेस्ट था या पहला वाला ज़्यादा बेस्ट रहा है, कि जो हमने अलग अलग करके बताया उसको, है ना। जाति पदानुक्रम अलग से बताया था, पावर स्ट्रक्चर को अलग से बता दिया, संसाधनों और अवसरों तक पहुँच को अलग से बताया है ना, फिर कंक्लूड किया गया है। लेकिन दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप जो है इंट्रो डालें पहले, फिर ये बड़ा सा इधर एक मैप बनाएं, है ना, ये मैप बनाएं जो शक्ति संरचना, जाति पदानुक्रम के बढ़ने के साथ साथ शक्ति संरचना भी बढ़ती है इनकी। ये दोनों पैरेलल होते हैं लगभग, है ना, पैरेलल हैं ये, कि जैसे जैसे जातियों का पदानुक्रम बढ़ेगा वैसे वैसे इनकी शक्ति, पावर स्ट्रक्चर में आप देखोगे बढ़ोतरी रहेगी, पावर इनके हाथ में ज़्यादा रहेगी। इस तरीके से आप दिखाएं। इंग्लिश में लिख दिया मैंने, हिंदी में लिख लेना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, ये आप बनाओगे और इनके जो काम है वो आप लिख सकते हो। ये जाति पदानुक्रम दे दिया। अब जो है बॉडी पार्ट में प्रस्तुतिकरण का, वो 3 पेज में हो गया था, उसमें शब्द सीमा बहुत ज़्यादा निकल चुकी थी आगे। अब ये दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप इसे लिखें कि जाति पदानुक्रम एवं शक्ति संरचना, ठीक। दूसरा, संसाधनों एवं अवसरों तक पहुँच, कि कैसे जाति पदानुक्रम और पावर स्ट्रक्चर ग्रामीण उत्तर प्रदेश में संसाधनों और अवसरों तक पहुंच को प्रभावित कर रहा है, ये आप बताओ। तो इस तरीके से देखेंगे हम अलग अलग, कि ब्राह्मण जाति पदानुक्रम में पहले स्थान पर है, क्योंकि जाति पदानुक्रम और शक्ति संरचना हमको बतानी थी। तो जाति पदानुक्रम और शक्ति संरचना, ब्राह्मण जाति पदानुक्रम में पहले स्थान पर है। अब संसाधनों और अवसरों तक पहुंच कैसी है इसकी? शिक्षा, नौकरी तक पहुंच, शिक्षक, डॉक्टर, ग्राम प्रधान आदि, पुजारी, एकाधिकार, मंदिरों पर तो एकाधिकार है क्या नहीं है? मंदिरों पर एकाधिकार। भाई समाज में इसी चीज़ की तो परेशानी है, इसी चीज़ की तो लड़ाई चल रही है। जब भी कभी सवर्ण समाज आरक्षण पर सवाल उठाता है तो दलित समाज कहता है कि तुम्हारा भी तो मोनोपोली है मंदिरों में, तुम आरक्षण छोड़ दो, तुम्हारा भी आरक्षण है, अघोषित आरक्षण। अब ये तो समाज की समस्या हैं, चलती रहती हैं। आगे बढ़ते हैं हम तो बस। अगला, क्षत्रिय आते हैं जाति पदानुक्रम में दूसरे स्थान पर, ठीक है।
ये प्रभावशाली पदों पर मिलेंगे आपको, बड़े जमींदार, संपत्ति के मालिक, प्रशासन, राजनीति में अधिक भागीदारी। बात तो हम ग्रामीण उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं, लेकिन अगर बड़े स्तर पे भी देखो तो यही स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। आप अभी पॉलिटिक्स में देख लीजिए, राहुल गांधी अपने कैंपेन में कह करके चले गए जातिगत जनगणना करनी है हमको। वो हर एक इंस्टीट्यूशन, मीडिया, हर चीज़ में बता रहे, जर्नलिज्म में बताते हैं, मीडिया में, टीवी पे जितने भी हैं, और सुप्रीम कोर्ट में कितने जज, हाई कोर्ट में कितने जज, वो बता रहे हैं कितने ब्राह्मण वर्ग से हैं, कितने उच्च वर्ग से हैं, कितने निम्न वर्ग से हैं, ओबीसी एसटी के कुछ भी नहीं प्रतिनिधित्व है, चिल्लाते रहे वो। तो ये चीज़ें हैं, समाज है और समाज को हमें देखना पड़ेगा, परखना पड़ेगा उसको, समाज की जो संरचना है उस हिसाब से। अब तीसरे नंबर पर जो जाति पदानुक्रम है उसमें तीसरे नंबर पर वैश्य आते हैं। व्यवसाय के क्षेत्र में प्रमुख हैं ये कारीगर, व्यापारी, किसान होते हैं, ठीक है ना। अब देखो दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं कि नहीं जुड़ी हुई। अब आप कह रहे हो संसाधन और अवसर, संसाधन और अवसर तक पहुँच, यही तो कर रहे हो आप, संसाधन तक पहुँच और अवसरों तक पहुँच। कि आपको अवसर कितने मिल रहे हैं? तो जब आप एजुकेशन ले लोगे, एजुकेशन मिलेगी, शिक्षा मिलेगी, तब तो आपको आरक्षण मिलेगा, जब आरक्षण दिया भी जा रहा होगा तो उधर। अब शूद्र पे आ जाओ, चौथे, ये वर्ण व्यवस्था में अंतिम क्रम में है। अब उधर देखोगे तो यादव समुदाय का ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त दबदबा है, शिक्षा रोजगार में बढ़ती संख्या है इनकी, किसान व पशुपालक होते हैं, ठीक है ना। निम्न वर्ग में आपके एससी आता है और एसटी समुदाय के लोग आते हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर इनका काम क्या मिलेगा? कृषि श्रमिक मिलेंगे आपको, निर्माण श्रमिक मिलेंगे, छोटे सीमांत कृषक मिलेंगे, भूमिहीन मजदूर मिलेंगे। अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो आपने देखा भी होगा कि खेतों के जमींदार मालिक कौन हैं और खेतों में काम करने वाले कौन हैं। अगर आप शहरों में भी रहते होगे तो आप देखते होगे सफाई कर्मचारी कौन है, छोटे मोटे काम करने वाले कौन है, रिक्शा कौन चला रहा है, मेला कौन ढो रहा है। तो इस चीज़ का आप देखो, आपके घर खाना कौन बनाने आ रहा है, अगर आपने मेड लगा रखी है, अगर आपने सफाई कर्मी लगा रखी है तो वो कौन आ रहा है। आ जाएगा ना समझ में कि इनके काम कौन से हैं समाज में, कितनी पहुंच है इनकी, कितनी एजुकेशन तक पहुंच है, कितनी संसाधनों तक पहुंच है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हमने दिखा दिया कि जाति पदानुक्रम इस तरीके से बना हुआ है और इस तरीके से संसाधनों तक इनकी पहुंच है, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब लिखते हैं इसको, वही ग्रामीण यूपी में समावेशी विकास पर ध्यान देते हुए संसाधनों तथा अवसरों तक पहुंच के लिए अनेक प्रयास किए गए जो निम्नलिखित हैं। और उन प्रयासों को आप लिख सकते हो। सरकार के प्रयास कौन कौन से रहे? हालांकि सरकार के प्रयास पूछे नहीं है, हमने उनके अवसर बता दिए। सरकार भी तो प्रयास कर रही है, जैसे पीडीएस सिस्टम, पीआरआई, आरक्षण, मनरेगा। अब यूपी से संबंधित आप लिख रहे हो तो अगर आप ये ना भी दो ये वाले, तो आप ये वालों का कोट कर सकते हो। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, निःशुल्क बोरिंग योजना, एकलव्य आदर्श विश्वविद्यालय एसटी के लिए, स्टैंड अप योजना। तो ये कुछ ऐसी योजना है जो ग्रामीण उत्तर प्रदेश के जो सामाजिक न्याय से दूर रहे, जो संसाधन अवसरों से दूर रहे, उनको अवसर प्रदान करना, उनको संसाधनों तक पहुंच प्रदान करना, जिससे कि जातिगत पदानुक्रम जो बना हुआ है, जो पावर स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसको बैलेंस किया जाए। और अंत में आप उसको निष्कर्ष डाल सकते हो, ठीक है ना। देखो ये दो तरीके से मैंने क्वेश्चन करने को बताया आपको कि आपको कौन सा फॉर्मेट अच्छा लगा। आप ये ज़रूर बताना मुझे कि ये दूसरा तरीका इसको कंटेंट को प्रस्तुत करने का बेहतर है या पहला तरीका ही बेहतर था जो अलग अलग हमने लिया था। जबकि ये 200 वर्ड में है तो आप कितना लिखोगे इसे, है ना। तो मुझे बताना ज़रूर कि आपको कौन सा वाला तरीका बेहतर लगा इस आंसर का, ठीक है ना। तो अब ज़्यादा समय लेंगे नहीं। और दूसरा ये है कि जब आप मैसेज करते हो कि इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और मैं डिस्क्रिप्शन में लिख ही दूँगा, लिंक शेयर कर दूँगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच।